जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी या रेलवे टेक्नीशियन या एलपी या किसी भी अन्य रेलवे से संबंधित एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। और यह क्वेश्चन आपके आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2024 की जो आंसर की है, ओरिजिनल आंसर की के ये सोल्व करा रहे हैं। इनके ओरिजिनल आंसर की से 25 क्वेश्चन एक आंसर की से आते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में एक आंसर की में 25 क्वेश्चन होते हैं और हम 2 आंसर की रोज सोल्व कराते हैं। इनके टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है यदि आप रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का वेटेज रहता है, जैसे आपका टेक्नीशियन हुआ, एएलपी हुआ और ग्रुप डी हुआ, या अन्य कोई भी एग्जाम, या आपका एनटीपीसी जिसमें भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि दोस्तों, रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कराते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्रुप डी में टोटल 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, जो बहुत ही बेस्ट और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपने हमारी यदि नई वीडियो देखे तो वीडियो देखना और उसमें देखना किस तरह के क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, और ये कथन निष्कर्ष पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल इसमें आज 50 क्वेश्चन कराएंगे। इसका पार्ट नंबर 5 लेकर हम आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अरजित कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, ये जो आंसर की है आपकी, ये CN 08 2024 वही पोस्ट लेवल 1 07 CPC में। तो ये है 1/12/2025 की, यानी कि 1 दिसंबर 2025 की, जो यानी कि जिस दिन ये एग्जाम हुआ था उसकी ओरिजिनल आंसर की है, 3rd शिफ्ट की, लेवल 1 स्टेज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा का स्रोत के स्थानांतरण को कहा जाता है। तो जीवन की प्रक्रियाओं के लिए जीवन के शरीर के बाहर की ऊर्जा होती है, उसके स्रोत के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? पोषण करना। तो पोषण करना, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमने बताया आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है कि एक वस्तु O बिंदु से A बिंदु, यानी कि जिसकी दूरी, यानी कि एक O है और ये एक A है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। इसके बाद कहा है कि तक एक सीधे रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है। तो यहाँ पर कोई बिंदु बी है, वापस आते समय यहाँ पर ये रुक जाती है, जो कि ओ की ओर ए से 30 मीटर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 30 मीटर है। तय की गई कुल दूरी विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो यानी कि हमको बतानी है कि टोटल तय हुई दूरी कितनी है। तो देखिए, ये बिंदु ओ से चला और ए तक गया, तो 100 मीटर तो ये कंप्लीट चला, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि ओ से ए तक की जो दूरी है वो चला, और तय की गई कुल दूरी बतानी है हमको। तो तय की गई कुल दूरी होगी 100 और 30 ये चला इसमें, तो ये कितना हुआ? 130 किलोमीटर, यानी कि मीटर तो दूरी कंप्लीट चला। टोटल दूरी कितनी चला? 130। और विस्थापन, विस्थापन हमें बताना है, विस्थापन क्या होता है? जो कम से कम दूरी चली गई। तो ये कितनी है? ये ए से बी के बीच की दूरी, ये है 70 मीटर, क्योंकि ये 100 मीटर चला, 30 मीटर इधर हो गया, तो 100 - 30 यानी कि 70। तो 130 और 70 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी आपका न्यूमेरिकल से संबंधित ही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो ये एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 175 मीटर है। तो ये कितनी है? 175 मीटर है। वर्ताकार पथ का चक्कर लगाते 35 सेकंड में पूरा करता है। तो इसने ये जो चक्कर लगाया, यहाँ से शुरू किया और इसको कंप्लीट किया 35 सेकंड में। कितने? 35 सेकंड में कंप्लीट किया। एक चक्कर के बाद औसत वेग क्या होगा? तो औसत जो वेग होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि औसत वेग जब ये एक समान पथ पर गति कर रहा है तो इसका क्या होगा? जो औसत वेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा कि फसल संरक्षण प्रबंध में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा डैश को नियंत्रित किया जाता है। तो जो फसल संरक्षण होते हैं, जैसे फसल को बचाने के लिए जो प्रबंध में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक आपके जैसे जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनको यानी खत्म करने के लिए जो दवाई या स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, उनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीटों का। तो कीटों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने से आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्न में से किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के फर्स्ट नियम पर आधारित है। अब न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है? न्यूटन के फर्स्ट नियम की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में या गति अवस्था में है तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि उसके यानी कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो वह अपनी उसी स्थिति में रहेगी, चाहे वह गति अवस्था में है, चाहे वह विराम की अवस्था में है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम फर्स्ट नियम इस पर आधारित है। अब देखिए इसने कहा कि चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर, व्यक्ति क्या है? खड़ा हुआ है। तो उसकी जो विराम अवस्था है, कैसी अवस्था है? विराम अवस्था। और जब ब्रेक लगे हैं तो उसको गति अवस्था देने का कार्य किया गया। यदि उसमें ब्रेक ना लगते तो वह उसी अवस्था में खड़ा रहता और ना कि गिरता। जब नियम क्या कहता है कि जब कोई बाह्य बल उस पर कार्य करता है तो वह अपनी दिशा को परिवर्तित यानी कि बल लगने पर अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो या परिवर्तन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन मोड के माध्यम से गुणन करता है? तो जीवन और प्रजनन की जो बहुविखंडन मोड होती हैं उस माध्यम से किसका गुणन करता है? तो ये किसका है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि बहुविखंडन यानी कि बहुत टुकड़े बनना, बहुत तेज इसमें यानी कि जो जीव की प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया है वो बनना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है? तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है? तो ये क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ पर परिक्रमण करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? कोश या कक्ष। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे ये नाभिक है और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक निश्चित यानी कि पथ में गति करते हैं, यानी कि एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कोश या कक्ष। तो इसे क्या कहा जाता है? कोश या कक्ष। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा कि द्रवों का क्या होता है? देखिए इनमें से आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, तो ये तो गलत है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता, ये भी गलत है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तो ये भी गलत है। आकार निश्चित नहीं होता और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्योंकि दोस्तों जब द्रव होता है उसको जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, तो वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, उसकी आकृति में ढल जाएगा। और आयतन क्या रहेगा? आयतन उसका समान ही रहेगा, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का सामान्य भौतिक गुणधर्म होता है? तो जो अधातु होती है हमारी, उनका जो सामान्य सा भौतिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है कि उनमें चमक नहीं होती। वे कैसी होती है? अधातु कैसी होती है? गैर चमकी होती है, यानी कि इनमें कोई चमक नहीं होती, तो ये धुंधली दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो धातु होती है उनमें चमक होती है, जैसे आपके स्टील, लोहा, ये सब क्या है? धातु है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रक्रिया की जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो जीवन की प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये क्या है? प्रजनन। प्रजनन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि श्रेणी क्रम में विस्तृत समान प्रतिरोध आर वाले 10 प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसने कहा कि 10 श्रेणी क्रम में उपस्थित प्रतिरोध है, तो उनका जो कुल प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध होगा, वो कितना होगा? तो देखिए इसमें बताना है। अब श्रेणी क्रम की बात की गई है,
तो श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये कितना होगा 10 R ही होगा, 10 रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कि जिगजैग लाइन का उपयोग निम्नलिखित में से किस निरूपित करने के लिए किया जाता है, तो ये किसको निरूपित करने के लिए किया जाता है, एक प्रतिरोधक को। तो प्रतिरोधक इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि आपने देखा होगा जब कोई प्रतिरोध बनाते हैं तो उसमें एक ऐसी लाइन बनाते हैं और यहाँ पर एक कुंजी हो जाती है या फिर यहाँ पर बैटरी जुड़ जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिरोध R। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि किसी हॉल या कमरे में अनुरणन का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि जो रिवर्बरेशन होती है इसका क्या कारण होता है, तो कठोर पृष्ठों से ध्वनि बहुत परावर्तित होती है। तो जब बंद कमरा होता है उसमें आवाज अधिक घूमती है, तो उसका कारण क्या होता है, कठोर पृष्ठों में ध्वनि का बहुपरावर्तन, अधिक परावर्तन होता है, यानी कि टकराकर वापस आवाज आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में क्या है कि संचारण क्या होता है। संचारण क्या होता है, ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जैसे आप ये एक लोहे का टुकड़ा है और इसको नमी और मिट्टी के यानी कि संपर्क में लाए जाने पर या हवा के संपर्क में लाए जाने पर इस पर एक परत जम जाती है जो भूरे रंग की परत होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं संचारण या जर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 16। गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये अंतःद्रव्य जालिका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है जो कोशिका का एक छोटा भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो किया गया कार्य W बराबर लगाए गए बल गुणा उसके द्वारा यानी कि किया गया विस्थापन, तो ये होगा W बराबर F इंटू एस के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि तंत्री कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे या शाकी भाग में प्रक्रिया होती है, उन्हें कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, ये कहा है दुर्मिका। तो दुर्मिका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना है क्या परमाणु के बोर के कुछ विशेष कक्षों की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन या विकित कक्षाएं कहते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्तर कक्षाएं कहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विविक्तर कक्षाएं कहा जाता है। इसमें क्या जा सकते हैं, सिर्फ विशेष कक्षी यानी कि विशेष इलेक्ट्रॉन या विशेष कक्षी इसको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डैश और क्षार से डैश का संयोजन होता है जिससे जल का अणुओं का निर्माण होता है, तो ये क्या बनते हैं, ये पहले क्या मिलता है H प्लस आयन प्लस OH आयन, तो इसके मिलने से क्या बनता है H2O, यानी कि जल की यानी कि बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन जब मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, संसाधनों के वितरण में असमानता, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, तो जो आपका एक त्रिभुजाकार कांच होता है यानी कि प्रिज्म के तरीके का होता है उसमें आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं, तो उसमें कितने होते हैं, तीन फलक होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखना होगा, यानी कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखना होगा कि उसका जो प्रतिबिंब है वो समान बने, तो वस्तु की फोकस दूरी से 2 गुने स्थान पर, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में है कि दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन योज्य के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है इसके लिए ईंधन में। जैसे E10 आपका हो गया एक पेट्रोल, और E20 जो अभी यानी कि नए आने की संभावना है E20। तो ये सब जो इसमें परसेंटेज होती है, ये क्या है कि होती है एथेनॉल की परसेंटेज होती है, जो ईंधन के योज्य रूप में यानी कि बैटरी यानी कि सॉरी मोटर कार या मोटरसाइकिल्स में जो पेट्रोल डलता है उसमें ये ईंधन के रूप में कार्य करती है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन हमने इस आंसर की देखे। नेक्स्ट आंसर की देखते हैं। चलिए देखते हैं इस आंसर की में। ये आपकी CN 08 2024 लेवल 1 2/12/2025 यानी कि 2 दिसंबर 2025 की ऑफिशियल और ओरिजिनल आंसर की है, जो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है लेवल 1 ग्रुप डी की। तो इसके टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है। तो ये कौन सी होती है, अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसके द्वारा जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यह ऊंचाई के साथ घटता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब पृथ्वी से यानी कि ऊपर जाते हैं या पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है यानी कि गुरुत्व आकर्षण बल जब कम होता चला जाता है धीरे धीरे, तो उस कम होने की प्रक्रिया को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और त्वरण क्या होता है, ऊंचाई के साथ घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा कि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर है। तो वायु में ध्वनि की चाल वह कितनी है, 340 है। कोई परावर्तक सतह से 17 मीटर दूर है, तो प्रतिध्वनि का स्रोत पर तक लौटने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो स्पीड कितनी है हमारी 340 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 17, और समय कितना है वो निकालना है। तो जब हम समय निकालेंगे तो ये से डिवाइड होगा 20 बार, तो ये t बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 20 सेकंड इसको समय लगेगा। एक सेकंड, यानी कि स्पीड 340, समय मीटर, और ये हो जाएगा टाइम। तो ये कट कर आएगा कितना, t बराबर कितना आया हमारा, ये आया है 20। और जो आपका होता है यानी कि प्रतिध्वनि के लिए जो परावर्तन सतह होती है वो क्या होती है, इसका आधा। तो क्योंकि ये लौट कर वापस आएगा, लौट कर आने में जो समय लगेगा उसको पराध्वनि कहते हैं। तो जब इसको कर सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1। तो 0.1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करने के बाद नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगने पर 4 सेकंड के बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों की कुल द्रव्यमान 80 केजी है, कितना है 80 केजी, तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा। तो ये हमको उसमें निकालना है। तो हमको चाल दी है, समय दिया है और कुल द्रव्यमान दिया है, हमको निकालना है बल, ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, हमारे पास क्या नहीं है, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग कितना है हमारे पास 720, कितना है 720। अब ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। हम इसको कैसे में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 × 54, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो जो हमारा यानी कि स्पीड निकल कर आएगी अब कितनी आएगी, 200 मीटर पर सेकंड। कितने है, 200 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है इसमें डिस्टेंस यानी कि त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो
त्वरण ए बराबर क्या आ जाएगा 200/4। तो ये आ जाएगा हमारा त्वरण। 4 से काटेंगे कितना आएगा 50। कितना है 50। हमको निकालना है बल। बल बराबर क्या होता है F=m में। m का मान कितना है यहाँ पर 80 kg और जो हमारे पास त्वरण आया वो कितना है 50। तो 8×5 = 40। कितना जाएगा 4000 न्यूटन। कितना जाएगा 4000 न्यूटन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। तो वक्ष गुहा में कौन सा होता है फुसफुस। फुसफुस ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकारात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। तो OH समूह किसमें होता है एल्कोहल में। एल्कोहल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है। अवतल लेंस में भी 2 वक्र केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपत्ति होती है, ये गलत है। और प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ये भी सही है। और 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्तक का एक उदाहरण नहीं है। तो कौन सा जीव उत्तक का उदाहरण नहीं है, ये न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इसका राइट आंसर रहेगा। अस्थि भी एक उत्तक होती है, रुधिर भी एक उत्तक होता है और पेशी भी एक उत्तक होती है। तो ये जो न्यूरॉन होता है ये उत्तक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा कि जब H+ आयनों को सांद्रता बढ़ती है, यानी कि H+ जो होते हैं उनकी जो सांद्रता बढ़ती है, तो विलयन में pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है उस पर, यानी कि pH पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका pH क्या होता चल जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है। तो ये कहाँ पर रोपित किया जाता है गर्भाशय स्तर में। तो गर्भाशय लाइन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है। यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनकी, यानी कि किस अवस्था में कणों की जो तीव्र गति होती है वो किसमें होती है गैस में। क्योंकि गैस का जो फैलाव है, यानी कि गैस का जो विसरण है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की हानि को ही क्या कहा जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर रहेगा E-। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशी संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जैसी जेली नेत्र में फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेली पेशियां। तो सेलेरी पेशिया इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन है कि 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर 1/2 mv² के। तो K बराबर 1/2 mv² होता है। 1/2 गुणा m का मान कितना है यहाँ पर 2 kg है और v का मान कितना है, तो v का मान 3 है और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 2, हमारा क्या बचेगा 3² यानी कि 9 जूल इसका राइट आंसर रहेगा। तो 9 जूल इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाहिका उच्छेदन पुरुषों से संबंधित है। तो ये क्या है ट्यूबेक्टमी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक कणु है। तो ये कौन सा है O2 ऑक्सीजन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। जो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि वो किस पर निर्भर करती है सामग्री की प्रकृति पर, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि कौन सी समीकरण, यानी कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है। तो ये क्या है, ये होता है 2Al + 6HCl 2Al LC2
Cl2 प्लस 3H2। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के साम्य स्थानिकों यानी कि जो समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या होती है समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पर क्या समान होता है, परमाणुओं की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है। जैसे द्रव्यमान भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि एक सोलेनाइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा कि वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। यानी कि गति अवस्था को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो वो क्या होता है, असंतुलित बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है, अग्र मस्तिष्क पर। सेरिब्रम इसका राइट आंसर रहेगा, अग्र मस्तिष्क राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है? तो जो फ्लोरीन कार्बन होता है उसका अपरूप क्या होता है, C60। तो C60 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। पादप में जाइलम और फ्लोएम उत्तक में प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जो जाइलम होता है वो पौधे में जल पहुंचाता है और जो फ्लोएम होता है वो पौधे में खाना पहुंचाता है। तो जो फ्लोएम होता है वो ऊपर के भाग में होता है और जाइलम होता है नीचे के भाग में यानी कि जड़ों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है और फ्लोएम भोजन का गमन करता है। तो इस प्रकार से हमने दो आंसर की से मिलाकर 25 और 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज हमने इसमें देखे हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप किसी भी रेलवे के एग्जाम को यानी कि जैसे टेक्नीशियन, एलपी या और अन्य जीडीसी एग्जाम होते हैं रेलवे के, उनमें भी यदि आपके लिए साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।